पहला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म करता है? इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड। तो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट का यानी ग्लूकोज का। आपने सुना होगा कि इंसुलिन की जब कमी हो जाती है शरीर में तो डायबिटीज हो जाता है यानी चीनी की बीमारी, शुगर की बीमारी। तो जब इंसुलिन कम हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण वो नहीं कर पाता है। ये इंसुलिन बनता कहाँ है? बनता है आपको अग्न्याशय में यानी पेनक्रियाज में, वहाँ लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है, उसमें बीटा सेल्स होते हैं, उसी में बनता है ये। ठीक है, जब भी इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन सा है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपका एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का यूज कहाँ होता है? जो बैक्टीरिया से जो भी रोग होते हैं उसके उपचार में किया जाता है। और भी एंटीबायोटिक हैं जैसे सल्फाडाइजीन है, सल्फागुआनिडीन है, क्लोरेमफेनिकॉल है। तो ये सब भी एंटीबायोटिक में ही आते हैं। तो कुछ लिख लेते हैं जैसे सल्फाडाइजीन, ये एक अन्य एंटीबायोटिक का नाम है जो कि बहुत फेमस है। और एक है सल्फागुआनिडीन और एक है क्लोरेमफेनिकॉल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। इनमें से सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? तो आपको पता ही होगा कि चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत है चावल। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25 से 26 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ही आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर भी प्रदान करता है। इसलिए हमारा स्टेपल फूड क्या है हमारे एरिया का? चावल ही है। चावल खाए बिना किसी को चैन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4, कीट संवर्धन क्या है? ये तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। ऑप्शन देख लेते हैं। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो आपको कीट संवर्धन नाम से ही पता चल रहा होगा कि कीट का संवर्धन यानी वर्धन, वृद्धि करना होगा। तो कीटों का वृद्धि करने का विज्ञान, ये ऑप्शन आपका सही होगा। कीट जैसे कि कीटों का संवर्धन कैसे? ये कीड़ा मकोड़ा का थोड़े ना संवर्धन करने जाएंगे, जो हमारे लिए फायदेमंद हो। जैसे केंचुआ, खेतों में केंचुआ होता है जो कि हमारा ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है। तो केंचुआ को क्या बोलते हैं हम? किसानों का मित्र, भूमि का आंत। केंचुआ क्या है? एक उत्तम जैव उर्वरक है, सबसे बेस्ट बायो फर्टिलाइजर है, सबसे बेस्ट। इसमें क्या वर्मी कंपोस्ट बनाने में कितना मदद करता है ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, अनुवांशिकता और विचरण। तो आपको पता ही है जेनेटिक्स किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? अनुवांशिकता का। जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों और अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। जो जीन होते हैं हमारे किस में पाए जाते हैं? डीएनए में पाए जाते हैं। डीएनए, आपको पता है कि हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है? वो डीएनए में जीन पाए जाते हैं। जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को लेकर जाता है। ठीक है, तो जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? हेरिडिटरी का, अनुवांशिकता का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग सबने खाया होगा आप लोगों ने। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मसाला है हमारा। तो किससे प्राप्त होता है ये? मतलब पौधे के किस भाग से? ऑप्शन है शुष्क पत्तियां, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्पकली। तो इसका सही आंसर है डी, पुष्पकली। ये पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग जो है ये यूजीनिया नाम के एक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। ठीक है, तो किस पौधे से मिलता है उसका नाम लिख देता हूं मैं, यूजीनिया। यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, कैरियोफाइलेटा।
इस पौधे से ये प्राप्त होती है, सदाबहार वृक्ष है ये। उम्मीद है आपको ये पद याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, पादप कली क्या है? ऑप्शन है एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष और एक बीज। इसका सही आंसर है एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी भी एम्ब्रायोटिक शूट को कली कहते हैं। ऊपर जो होता है सबसे ऊपर जो फूल बाद में बनता है उसे कली कहते हैं, एम्ब्रायोटिक शूट्स। यह किसी पत्ती के एक्साइल पे यानी तने के अंतिम छोर पे उत्पन्न होता है, यह आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 8, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब लवण जिस मिट्टी में ज्यादा होता है, खारापन जिसमें ज्यादा होता है, उसमें जो उगते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका ज़ेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट, सक्यूलेंट। इसका सही आंसर आपका हेलोफाइट। हेलोफाइट जो भी उन पौधों को कहते हैं जो लवण युक्त जल में पैदा होते हैं या लवण युक्त मिट्टी में पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? यहां पूछ रहा है विविधता, डाइवर्सिटी जो हो जाता है, अधिक विविधता का कारण क्या है? ए अनुकूलन, बी उत्परिवर्तन, ऑप्शन उल्टा हो गया है लिखने में, ये बी हो गया, बी उत्परिवर्तन, सी सहभागिता, डी बहुगुण सूत्रता। तो आपका सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। विविधता का सबसे मेन कारण क्या है? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। वैज्ञानिकों का एक समूह है जो प्रकृतिवाद के सिद्धांत के आधुनिक रूप को देता है, उसको नव डार्विनवादी कहते हैं। डार्विन का नाम आप सबने सुना होगा। तो नए जो डार्विनवादी हैं, नव डार्विनवादी, इनका कहना है कि जीनों में जो साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं उनमें क्या होता है? विभिन्नताएं बढ़ती जाती है। यही परिवर्तन को उत्परिवर्तन करते हैं, म्यूटेशन। ये परिवर्तन संभवतः वंशानुगत होते हैं यानी हेरिडिटरी होते हैं और पीढ़ियों दर पीढ़ी वरण द्वारा नई जातियों में उत्पन्न होते जाते हैं। आपने मूवीज भी देखा है, हॉलीवुड का बहुत फेमस सीरीज है एक्समैन, जिसमें कि कोई आंख से लेजर निकालता है, कोई रूप चेंज कर लेता है, तो वो म्यूटेशन ही उसमें दिखाया, उसी थ्योरी पे वो मूवी बना है। ठीक, इसमें पूछा जा रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन पे, अलैंगिक जनन पे, लैंगिक जनन पे या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन पे। मेंडल ने जो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था वो किस पे आधारित है? लैंगिक जनन पे। क्वेश्चन नंबर 11, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन, आरएनए और डीएनए। तो आपने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था कि डीएनए में जीन होता है, वही आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये हमारे केंद्रक वगैरह में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन जिम्मेदार है? डीएनए। क्वेश्चन नंबर 12, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? यकृत यानी लीवर। यकृत क्या है? लीवर। लीवर क्या है? हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इसमें ऊर्जा जमा कैसे होती है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। हमारे बॉडी को कुछ भी काम करना हो तो क्या ऊर्जा चाहिए? फूड से मिलता है। ठीक है, फूड में भी हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ये सब के द्वारा हमें रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है ऊर्जा। शुगर शरीर में क्या करता है? ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर क्या होता है? फिर ब्लड में चला जाता है और विभिन्न अंगों पे पहुंचता है, ऊतकों में पहुंचता है। यकृत और मांसपेशियों में ये ग्लूकोज जो है ना, ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी एंटीडोट के रूप में, एंटीडोट के रूप में काम करता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है एंटीडोट के रूप में, प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, कैल्सिफेरॉल
तो विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B1, विटामिन B12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन D2। D2 को क्या बोलते हैं? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 को बोलते हैं ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, और विटामिन D3 को बोलते हैं कोली कैल्सीफेरॉल। कोली कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन D3 को कोली कैल्सीफेरॉल। D2 विटामिन का वो प्रकार है जो भोजन और आहार के अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से ये भोजन किस में मिलता है? भोजन के किस फॉर्म में मिलता है? मक्खन में, मशरूम में, दूध में, पनीर में, मांस में, अंडे की जर्दी में यानी पीला पीला जो है एग यॉक, उसमें, मछली के तेल में, कॉड ऑयल, उसमें मिलता है। इसका अगर कमी हो जाता है तो क्या हो जाता है? बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, जिसको रिकेट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है किसमें? यकृत में यानी लीवर में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत में यानी लीवर में। मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो लीवर में बहुत मात्रा में संचित होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। देखिए, आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ही जरूरी है। इसको जो है संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ये किससे किससे मिलता है? दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर। देखिए, इसलिए आंख बोलते हैं ना कि गाजर खाओ आंखों की रोशनी बढ़ेगी, इसी वजह से, क्योंकि इसमें गाजर में विटामिन ए बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन ए अगर आप खाते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी सही रहेगी। नहीं तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? रतौंधी। रतौंधी हो जाता है कमी से। आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। हमें आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है मतलब इनमें से एक 3 सुमेलित है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? रेटिनॉल, जीरोप्थेल्मिया। रेटिनॉल यानी विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया हो जाता है, मतलब ये सही है। टोकोफेरोल यानी विटामिन ई की कमी से बेरी बेरी होता है, ये गलत है आपका। ये बेरी बेरी जो है विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से होता है। विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरोल। टोकोफेरोल किसको बोलते हैं? विटामिन ई को। टोकोफेरोल विटामिन ई को बोलते हैं, इसकी कमी से नहीं होता है। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है। साइनोकोब्लामिन, इससे रक्ताल्पता होती है। ठीक है। विटामिन B12 मतलब साइनोकोब्लामिन मतलब क्या होता है? विटामिन B12। ठीक है। ऑर्गो कैल्सीफेरॉल अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा है, नहीं? ऑर्गो कैल्सीफेरॉल D2 को बोलते थे। ठीक, तो इससे क्या हो जाता था? रिकेट्स, सूखा रोग, बच्चों में ज्यादातर होता है ये। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? मतलब इसमें भी पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से 4 में से 3 सुमेलित है। आपको ऊपर ही दिख जाएगा, बहुत इजी है ये। विटामिन सी, दूध। विटामिन सी, दूध, यही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन सी ज्यादातर क्या हो जाता है? फलों में पाया जाता है। रसदार फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे संतरा में बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, विटामिन डी कॉडयुक्त तेल में पाया जाता है, यकृत तेल में। ठीक है। विटामिन ई अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल में पाया जाता है, ये भी सही है। विटामिन के अल्फा अल्फा में पाया जाता है, ये भी सही है। ठीक, अब इसमें से विटामिन और उसके रासायनिक नाम देखते हैं, जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ये आपको युग्म बनाने में या तो सुमेल करने में ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 निकोटानामाइड या नियासिन। नियासिन यहाँ छूट गया है, नियासिन होगा। विटामिन B5 पेंटोथिक, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B11 फोलिक अम्ल, विटामिन B12 साइनोकोब्लामिन, विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टोकोफेरॉल, विटामिन K फिलोक्विनोन।
इसमें से आप ये और विटामिन ए, इसको तो आप याद ही रखिएगा। और विटामिन B12 बार बार होता है, विटामिन B1, और विटामिन याद ना भी रहे तो ठीक है, इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? B2, B1, B6, B12। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B12। कोबाल्ट एक खनिज है, आपको पता ही है। ये विटामिन B12 यानी इसका रासायनिक नाम क्या था? साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, ये वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, उसकी फिजियोलॉजी में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। विटामिन B12 के जो महत्वपूर्ण स्रोत क्या क्या है? मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर। आंत के जीवाणु, जो हमारे आंत है उसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, वो भी इसका संश्लेषण करते हैं, विटामिन B12 का। तो इसका मतलब क्या है? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आंत के जीवाणु किसका संश्लेषण करते हैं इनमें से? तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रहना चाहिए विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, परिमाण होना चाहिए, परिमाप लिखा गया है, परिमाण होता है रक्त का, ब्लड का। कितना ब्लड एक स्वस्थ शरीर में होता है? तो ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, 34 लीटर, 10 से 12 लीटर, 8 से 10 लीटर। ये उम्मीद करता हूं आप सबको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए 5 से 6 लीटर। जानते हैं हम लोग रक्त क्या है, यानी ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या होता है? रक्त वाहिनियों के अंदर अंगों में नियमित रूप से बहता रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, जब मानिए कि 70 kg का कोई मनुष्य है, तो उसके शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए। ठीक है, लगभग शरीर के 7 से 8% ये ब्लड होता है। शरीर के भाग का 1/13वां भाग हो सकता है ये। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा ना, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो है, वो बार बार आपने आस पड़ोस में सुना होगा ये बात। तो ये इसका मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर और एममीटर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य के ब्लड का जो है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? वो होता है 120/80। ठीक है, धमनियों में जो है रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरे को क्या बोलते हैं? डायसिस्टोलिक प्रेशर। यानी पहला क्या होता है? प्रंकुचन दाब, सिस्टोलिक प्रेशर, फिर दूसरा है प्रसारण दाब, मतलब फैलने वाला, डायसिस्टोलिक प्रेशर। सामान्य तौर पर जो प्रंकुचन होता है यानी सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 ml/Hg होता है, और प्रसारण दाब यानी डायसिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 होता है, 80 ml/Hg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1200 सीसी। वृक्क बोलते किसके हो? किडनी को, किडनी को ही वृक्क बोलते हैं। ठीक है, तो किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, हमें मालूम है। इसका मेन काम क्या है? रक्त की शुद्धि करना, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करना, और साथ साथ शरीर से जो भी पॉइजनस मटेरियल है यानी विषाक्त पदार्थ है उसको यूरिन, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना। हमारा जो किडनी है पर डे लगभग 1500 लीटर रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है ये, और लगभग 1.5 लीटर को मूत्र में तब्दील कर देता है, यानी यूरिन में चेंज कर देता है इसको। वृक्क से जो है प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। इसका मतलब क्या है कि 1200 ml पर मिनट, मतलब 1200 ml पर मिनट रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, 1000 सीसी में कितना? 1 लीटर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है इंसुलिन है, ऑप्शन वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको ये मालूम ही होगा, ये हो जाएगा आपको डी, प्रोटीन। यानी इंसुलिन कहाँ बनता है? पेनक्रियाज में बनता है, यानी अग्न्याशय में बनता है। ये भी कहाँ? लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं में, बीटा सेल्स में। ये हम
पहले क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। ये क्या है? एक जंतु हार्मोन है। इसकी जब कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से देखें तो ये क्या है? एक प्रोटीन है जिसकी रचना कितने अम्लों से होती है? 51 अमीनो एसिड से होती है। मतलब 51 एमिनो एसिड मिलकर इसकी रचना करते हैं। ये शरीर में क्या करते हैं? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में मुख्य भूमिका निभाता है? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। देखिए, ऑक्सीटोसिन का मेन टारगेट क्या है? स्त्रियों के गर्भाशय यानी यूट्रस और इसके स्तन यानी ब्रेस्ट, ये दोनों इसके टारगेट टिश्यू हैं। जैसे बच्चे का जन्म होता है उसके बाद यह जो हार्मोन है ये यूट्रस को सामान्य अवस्था में लाने के लिए कार्य करता है। उसके अलावा जब बच्चा दुग्धपान करता है, मतलब उस समय स्तन की पेशियों को सिकोड़ कर क्या करता है? दूध निकालता है, दूध बढ़ाने का काम करता है। जो दूध वाले होते हैं वो अपने गाय भैंस से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? कृत्रिम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? पीटोसिन। पीटोसिन ये जानवरों पर इंजेक्शन यूज होता है। जनरली हम ह्यूमन में स्त्रियों के स्तन और उसके गर्भाशय को ये टारगेट करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है ए न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी क्लोरोप्लास्ट में, डी परऑक्सीसोम में। अब इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, भ्रूण यानी एम्ब्रायो किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में। फूल, पत्ती, बीज और कली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि एम्ब्रायो कहाँ बनता है? बीज में। पौधे के भ्रूण कहाँ मिलते हैं? बीज में। जब अंकुरन हो जाता है उसके फलस्वरूप क्या होता है? बीज से बाहर आ जाता है। बायोलॉजी के और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमें मोटिवेट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।